Hello, this is Ram Mehar here from Ideologics E-Learning Institute. Welcome to all of you once again at our प्लेटफॉर्म। सो आज का हमारा सेशन है एसबीआई क्लर्क का जो 2021 के अंदर पेपर हुआ था, उस प्रीवियस पेपर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यूजुअली प्रीवियस ईयर्स में जो है वो हमें एसबीआई क्लर्क में देखने को मिले थे। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन दोस्तों जल्द जो है वो अनाउंस होने वाला है। ठीक है, सो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यूस जो है वो करते रहिएगा। क्लियर? सो मेमोरी बेस्ड पेपर है हमारे पास, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 35 एमसीक्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 35 फ्रॉम रीजनिंग, 35 फ्रॉम कांट एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। क्लियर? सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि फाइंड आउट द रोंग नंबर, फाइंड आउट द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला के अंदर हमें जो है वो एक गलत पद का प्रयोग फाइंड आउट करना है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम नंबर सीरीज। वन इज बेस्ड ऑन रोंग नंबर, फाइंड द रोंग नंबर या फाइंड द नेक्स्ट नंबर, एंड इट्स मे बी समटाइम्स ड्यूअल सीरीज जो है वो आ सकती है। सो देखिएगा क्वेश्चंस हमारे सामने है, और क्वेश्चंस में जो है वो क्या है कि 78 है, 78 के बाद जो है वो 69, 82, 65, 86 एंड 59 ये पार्ट हमारे सामने गिवन है। तो फ्रेंड्स अगर हम सीरीज को समझने की कोशिश करें तो सीरीज जो है वो कुछ इस तरीके की है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक है 78, 78 देयर आफ्टर 69, 69 के बाद देन इट्स 82, 82 के बाद है हमारे पास 65, 65 के बाद है 86 और 86 के बाद है हमारे पास 59। सो एक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें क्लियर सा नजर आ रहा है। ये क्या है कि 68 78 से अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं स्टेप 1 का, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे आएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 78, 69, 82, 65, 86 एंड 59। ठीक है ना? सो पार्ट पर एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर है हमारे सामने पहला 78 और 82, यहाँ पर 4 ऐड हो गया, और उसके बाद 82 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है वो 4 ऐड हो गया, और उसके बाद यहाँ पर तो पूछा नहीं है, सिर्फ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रोंग टर्म। तो 78 की अगर मैं बात करूं तो 78 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 82 बन गया, ये तो क्लियर है। अब 69 के बाद अगर हम 65 की बात करें, और 65 के बाद अगर हम 59 की बात करें, तो 69 अगर माइनस हम 5 करते हैं, तो 69 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आई थिंक जो है वो हमारे पास 65 नहीं आएगा, जबकि 64 आएगा। और 64 में से भी अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो हमारे पास 59 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारी नंबर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्लियर? और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है हमारा 64। बट पूछा था भाई यहाँ पर रोंग टर्म फाइंड आउट करना था, गलत पद हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो सेम है, यहाँ पर 196 है, 198 है, 194, 196, 198, 194। अब 96 के बाद 98 हुआ, 2 बढ़ रहा है, 94 हुआ, कम हो रहा है, 202 हो गया, 186, 212। यानी कि 1 स्टेप जो है वो डिक्रीज हो रही है सीरीज, और 1 स्टेप जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होकर के फिर डिक्रीज, इंक्रीज होकर के फिर डिक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके का है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 196, 196 और 196 में अगर मैं 2
2 रेज टू द पावर 1 अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास जो है वो क्या हो गया, इट्स 198 आ गया। नाउ अगेन 198 अगर मैं यहां पर -2 रेज टू द पावर 2 कर दूं, यानी कि 2 का स्क्वायर करें, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 198 - 4 का मतलब इट्स 194 आ गया। इज इट क्लियर? अब 194 माइनस की बजाय अब हम प्लस करेंगे, तो हम 2 रेज टू द पावर 3 कर देंगे, तो ये हो गया 8। 2 का क्यूब 8 होता है भाई, 8 और 194 की बात करेंगे तो देन 202 हो गया, राइट। अब हम 202 में क्या करेंगे, 202 202 में हमें क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस क्या करेंगे हम, 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, और ये हो गया 16। और 202 में से अगर हम 16 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर सीरीज आ गई, वो क्या आ गई, वो 186। तो यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 186 अब माइनस था तो हम यहां पर प्लस करेंगे, 2 रेज टू द पावर 5, और 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32। और 186 में 32 अगर ऐड करेंगे तो 212 नहीं है भाई, 218 होता है। सो 212 जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गई, ये जो है वो हमारी एक रॉन्ग टर्म हो गया, गलत पद हो गया। सो करेक्ट आंसर इज द ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 64 आ गया, 32 आ गया, 96 आ गया, 120 आ गया, 420 आ गया एंड 1890 आ गया। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं इसकी फाइंड आउट करने की बात करूं तो 64 से घट के कम हो गया, 32 आ गया। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 64 का हाफ हो गया 32। तो हम क्या कह सकते हैं कि 64 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि हाफ, 64 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि हाफ हो गया है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहां पर कि 64 को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो वैल्यू आ गया भाई वो आ गया 32। नाउ अगेन अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी डिवाइड करना था, यहां पर उल्टा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये मैं ठीक कर देता हूं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, हाफ की बात हो रही थी। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 32 आ गया। नाउ 32 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 32 का हाफ कितना हो गया भाई, 16 हो गया। तो 32 में 16 अगर ऐड कर देंगे तो देन इट्स बिकम 48। तो इट्स बिकम 48। तो 32 के बाद जो है वो 48 आना चाहिए, तो 32 के बाद जो है वो 48 आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 96 है भाई। तो इसका मतलब 96 ही जो है वो क्या है, हमारा आंसर हो गया। 96 ही जो है वो हमारा आंसर हो गया। आगे भी हम सीरीज को बढ़ा लेते हैं, और अगर मैं 48 को मल्टीप्लाई करूं 2.5 से तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी भैया 120, राइट। और आगे सही आ गया। अगर मैं 120 को मल्टीप्लाई करूं 3.5 से तो 120 थ्री जो है 123 जो है वो 100 260 हो गया, सॉरी 360 हो गया। और 360 में 60 का हाफ प्लस कर देंगे तो 120 का हाफ प्लस कर देंगे तो ये 420 हो गया, 420 हो गया। नाउ अगेन 420 मल्टीप्लाई बाई 4.5 तो देन इट इज इक्वल टू 1890। और ये सीरीज जो है वो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। और फाइनली जो है वो हम कहेंगे यहाँ पर 96 जो है वो गलत टर्म है, इसके स्थान पर 48 आना चाहिए, 98 के स्थान पर 48 आना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, देखिए जरा। सो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है ये आपको समझना है। व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन है, 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो यूजुअली पूछे जाते हैं, 10 तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 72/4, स्क्वायर रूट ऑफ 72/4 प्लस में 3 का क्यूब है भाई, प्लस में 124 है, इंटू 5 है, और क्वेश्चन मार्क प्लस 25। तो क्या किया जाए, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 25। तो अगर हम देखें सिंपली, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, 72 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 72 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 18।
ठीक है। प्लस में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। प्लस में क्या करेंगे, 124 करेंगे। क्लियर। इंटू जो है वो क्या करेंगे, 5 करेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क प्लस में 25 है। राइट। सो अगर इनको ऐड करेंगे 18 और 27 जो 45 हो गया, 45 में 124 ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 169 इंटू यहाँ पर क्या है 5 एंड देन इट इज इक्वल टू 13 एंड 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस में 25। तो ये हो गया 13 पंजे 65, 65। ठीक है। और 65 जो है वो क्या करेंगे, यहां से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और 65 में से क्या करूं कि भैया यहां पर क्या ऐड करूं कि जो है वो 40 प्लस में 25 अगर मैं बनाता हूं तो देन इट इज इक्वल टू 65। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज 40। 40 जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25/8 इंटू 64% ऑफ 1200 माइनस 800। अब जरा देखिएगा, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इस वैल्यू को छोड़ दूं 64% ऑफ 1200 तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। यहाँ पर 100 से मैं 100 को कैंसिल कर दूंगा और सीधा हम क्या करेंगे, 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 को 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्यों करेंगे, मैं 8 को 64 से कैंसिल कर देता हूं। ठीक है ना। यानी कि आई मीन टू से दैट, इसको अगर आप लिखना चाहे लिखने की जरूरत नहीं है, 25/8 इंटू 64% यानी कि यूं करेंगे और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 1200 माइनस 800। राइट। तो मैंने कहा था परसेंटेज से हम परसेंटेज को कैंसिल करेंगे, ये 8 आ गया। ठीक है। और 25 8 200 और 200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 गुणा 1200 2400, 2400 माइनस 800 का मतलब होता है 1600। ठीक है। 1600 हो गया हमारे सामने। और यहां पर क्या कह रहा है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारी वैल्यू जो है वो 1600 के बराबर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि व्हेन 400 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4 तो देन इट इज इक्वल टू 1600। तो देन आर करेक्ट आंसर इज 400। आर करेक्ट आंसर इज 400। बट ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी, यही मैं बताना चाह रहा था। परसेंटेज का मतलब 100 है, यहां से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, 8 को हमने 64 से कैंसिल कर दिया तो 25 8 200, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 2400 माइनस 800 करेंगे तो देन इट इज इक्वल टू 1600। तो 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। मतलब मेंटली कैलकुलेशन करके हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे, हमें पेन या पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर हमारे पास है कि क्वेश्चन मार्क प्लस में 16 का स्क्वायर माइनस 77 156/4 प्लस में 25 इंटू 300। सो थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन अगर मैं करूं यहां पर तो जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 256 256 256 माइनस 77 हो गया है। ठीक है ना। अब 156 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 156 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आई थिंक जो है वो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और 39 को जो है वो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वो करना है 12 से। ठीक है ना। या तो एक तरीका ये शॉर्ट बनाएंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 25 भी तो है यहाँ पर। ठीक है। तो वो 25 इंटू 25 कर दीजिएगा, ये पार्ट हो गया है। तो सॉरी ये प्लस में है, इसको प्लस में रखेंगे। ठीक है। अब 256 माइनस 77 की अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक इट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, इट्स 179। सो 179 और 15 और 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस 39 करेंगे तो ये तो हो गया 339 और ये हो गया 256 माइनस 77 तो देन इट इज इक्वल टू 179। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले आना है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास हो गया 160 सॉरी। तो 160 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है। तो मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं जितना हो सकता है, कैलकुलेशन जो है वो आप अपनी फास्ट करिएगा, बिकॉज कैलकुलेशन जब तक आपकी फास्ट नहीं है तो आप चाहकर भी जो है वो क्वांट के क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में जो है वो हल नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की बात करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500 प्लस 15
क्लियर। 15 इंटू 8 माइनस 112 एंड 332 माइनस 112 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, वो 144 होता है। अगर मैं इन दोनों को हल कर लेता हूं, 332 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो देन इट इज इक्वल टू सिंपली 188। तो ये तो वैल्यू आ गई 188 हमारे पास। क्लियर। अब हम यहां पर बात करेंगे कि क्वेश्चन मार्क व्हाट परसेंट ऑफ 500, 500 का कितना परसेंट करें, ठीक है। प्लस में 15 8 कितना हो गया, 120 हो गया, और 120 में से मैं 112 माइनस करूंगा तो इस पार्ट का जो वैल्यू मेरे पास आ गया है, तो इस पार्ट का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया। क्लियर। तो इस पार्ट का वैल्यू 8 आ गया है। अब 8 आ गया है तो सिंपली जो है वो अगर मैं बात करूं 188 में से मैं अगर 8 माइनस कर लेता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले आऊंगा तो देन इट इक्वल टू 180। वेरी सिंपल। अब 180 की अगर मैं बात करता हूं तो 180 को मैं अगर यहां पर परसेंटेज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज से मैं जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूं तो 5 आ गया। तो 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो देन इट इज इक्वल टू 36। तो 36 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिस स्टेप्स में, जिस तरीके से, जिस फॉर्म में क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है आप उसी तरीके से हल कर सकते हैं। आप 1 बाई 1 करके पार्ट्स में, टुकड़ों में अगर उनको तोड़ देंगे तो कैलकुलेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 20% ऑफ 550, 20% ऑफ 550 प्लस में 32/8। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं। 32/8 कितना हो गया, ये 4 हो गया। इंटू कितना है, इंटू 5। तो ये पार्ट अगर हम सोल्व करेंगे तो ये पार्ट आ गया हमारे पास 20। इज इट क्लियर ना। 26% ऑफ 240 प्लस क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर क्या ऐड करें कि 26% जो है वो उसके बराबर आ जाए। क्लियर। सो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। अगर मैं कहूं कि 1/5 पार्ट ऑफ 550, 1/5 पार्ट ऑफ 550 प्लस में ये हो गया हमारे पास 20। ठीक है, आगे की छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 110। 110 प्लस 20 तो दैट इज इक्वल टू 130। तो 130 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 26% ऑफ 26% ऑफ 240 प्लस में क्या किया जाए कि हमारा वैल्यू 130 के बराबर आ जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 26% का मतलब क्या होता है, 26 100 में से 26 का मतलब 26 हो गया। अगर हम 1000 में से 26% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260, और ये हमारे पास 130 है। तो 13 टू जो है वो कितना होता है, 26 होता है। तो सिंपली अगर मैं यहां पर कहूं कि अगर 26% 1000 का 260 होता है तो 130 कितना होगा, तो 130 किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। और 500 ये एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए। इज इट क्लियर ना। तो 240 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरी वैल्यू जो है वो 500 आ जाए। तो 240 में सिंपली अगर मैं 260 ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 26% ऑफ 500, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 130 के बराबर आ जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे हम यहां से अपने क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दे सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज X% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर is X% more than its selling price if the shopkeeper allows a 25% discount on its mark price and get a profit of 12.5%, and the cost price of the chair is rupees 480, then find the value of X। कहने का मतलब क्या है कि एक चेयर है, एक कुर्सी है, ठीक है, और उसका जो मार्क प्राइस है वो X% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है, क्रय मूल्य अगर 100, विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, तो उसके ऊपर जो मार्क प्राइस किया गया वो X% अधिक अंकित कर दिया गया। इफ द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25%, यदि अगर दुकानदार इसके ऊपर 25% की छूट देता है ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी कि इसके अंकित मूल्य पर, एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5% जो है वो उसको लाभ तब भी प्राप्त हो रहा है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 480, और उस कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 480 रुपए है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें, यानी कि हाउ मच परसेंट जो है वो उसने कितना ज्यादा जो है वो उसके के ऊपर जो है वो वैल्यू को अंकित किया। ठीक है। तो देखिए पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, और कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो कितना है, वो 480 है। अब कह रहा है कि यहां पर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है कि वो 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है। 12.5%। देखिए परसेंटेज का वैल्यू अगर आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सकती है।
सो अगर मैं 12.5% डिस्काउंट की बात करूं, 12.5% का मतलब जो है वो 12.5% यानी कि 12.5। वी वेल नो दैट 25% इज इक्वल टू 1/4 एंड 25 का हाफ करेंगे तो 12.5% आ गया, और 25 का मैं रिवर्स वैल्यू अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में जाऊंगा तो 1/8 आ गया। तो आई मीन टू से दैट कि 25% 12.5% इज इक्वल टू 1/8। तो 1/8 ऑफ 480, तो 1/8 ऑफ 480 कितना, 8×48, 8×48 480, तो ये 60 रुपए बढ़ जाएगा। और 60 रुपए अगर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बन गया वो 540 रुपए बन गया। अब यहां पर बात हो रही है किसकी हो रही है, मार्क प्राइस की बात हो रही है, वस्तु के अंकित मूल्य की बात हो रही है। अब अंकित मूल्य कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि 25% जो है वो उसने डिस्काउंट दे दिया। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि कोई वस्तु का कीमत अगर 4 रुपए है तो उसको 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 3 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब 3/4 हो गया। तो टोटल वैल्यू अगर 3/4 प्लस 1/4 100% आ गया, तो यानी कि आप 75% मान सकते हैं। तो इसका मतलब 3/4 किसके बराबर हो गया, 3/4 हमारा हो गया 540 रुपए के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको हम कैंसिल करेंगे, 183 जा 540 और 18 चौक जो है वो कितना हो गया, 72 हो गया, 720 रुपए हो गया। और हमारा जो मार्क प्राइस हो गया है वो 720 रुपए हो गया। यानी कि इसने 720 रुपए जो है वो अंकित मूल्य जो है वो निर्धारित किया इस कुर्सी का। अब बात क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वी वेल नो दैट हमें क्या करना होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओब्लिक कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये बेसिक सी चीज है। तो 720 में से 540 हमें माइनस करना है, तो 720 माइनस जो है वो क्या करेंगे 540, ठीक है, ओब्लिक 540 इंटू 100, क्लियर। तो 720 में से 540 अगर मैं माइनस करूंगा तो सीधी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 180 आ जाएगी। और 180 बटे 540 का मतलब है 18 तिया 54, 1/3। तो 1/3 ऑफ 100, तो इसका मतलब 33.33। सो 1/3 ऑफ 100, 1/3 ऑफ 100, तो दैट इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं 33 इंटीजर 1/3%, या 33.33% जो है वो क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मेंटली अगर इस क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना था, 450 के ऊपर जो है वो 12.5% ऐड कर देते तो वो 60 रुपीज होता, और हमारे पास वैल्यू आ जाती 540, और 540 का 3/5 निकाल करके ऐड कर देते, इक्वेट कर देते तो 720 आ जाता। और 720 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 180 आ गया, और 180 ओब्लिक 540, तो देन इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 100, तो देन इट इज इक्वल टू 33.3%। क्लियर, होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो क्या कहा, 10 में क्या कहा गया है वो देखिए जरा। द एवरेज वेट ऑफ 2 स्टूडेंट एंड ए टीचर इज 52 kg। भाई एवरेज वेट ऑफ 2 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर इज इक्वल टू 52 kg, 52 kg है, राइट। अगर हम इनका सम निकाल लेंगे तीनों व्यक्तियों का, तो सम निकाल लेंगे तो इंटू 3 कर देंगे, तो देन 52 3 जा आई थिंक इट्स 106 kg, 106 किलोग्राम तीनों का वजन हो गया। सम ऑफ द टीचर्स एंड 2 स्टूडेंट इज 106 kg, सॉरी 156 kg, 156 kg जो है वो टोटल जो है वो हमारे पास हो गया 156, ठीक है। अब तीनों का वजन जो है वो आ गया 156। नाउ आगे क्या कह रहा है देखिए जरा, इफ द टोटल वेट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 4 kg मोर देन वेट ऑफ द टीचर, यानी 2 छात्रों का वजन जो है वो अगर उन टीचर से जो है वो 4 किलोग्राम ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं कि भैया कि 25 2 स्टूडेंट थे और एक टीचर था, इनकी 25 मतलब सॉरी 2 स्टूडेंट का वेट मान लेते हैं x और टीचर का वेट मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई जो है वो दैट इज इक्वल टू 156 kg। अब कह रहा है कि डिफरेंस की अगर हम बात कर देते हैं तो डिफरेंस जो है वो 4 किलोग्राम है, तो y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस में 160, और यहां से हम x की वैल्यू इक्वेट कर देंगे और ये आ गया 80। क्लियर। अब कह रहा है कि देन फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, तो अध्यापक का जो है वो वजन ज्ञात कीजिएगा। तो अध्यापक का वजन बहुत सिंपल है, और टोटल वेट तीनों का सम आया था हमारे पास 156, तो वेट ऑफ टीचर जो है वो निकाल लेंगे 156 माइनस 80, तो देन इट इज इक्वल टू 76 kg। तो वेट ऑफ द टीचर इज 76 kg, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा
करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम के 60% भाग को जो है वो 18 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:3। और ए और बी की काम करने की अक्षमता का जो अनुपात है वो 4:3 है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, यदि सी की काम करने की अक्षमता ए से जो है वो 25% अधिक है, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ द वर्क पूछ रहा है, आधा काम तीनों मिलकर के कितने समय में जो है वो पूरा करेंगे। तो देखिए, अगर ए किसी काम को के काम के 60% भाग को, ए जो है वो 60% का मतलब समझते होंगे, ठीक है। 60% का मतलब जो है वो होता है हमारे पास 3/5, 3/5, यानी कि 5 में से 3 काम कर रहा है तो 2/5 रह गया। वो किसी काम को जो है वो कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है। तो ये हो गया 6 और 6 पंजा 30। तो यानी कि ए उस काम को अकेला जो है वो कर देगा, वो कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। And the ratio of the efficiency of A and B is 4:3। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:3। ए और बी की काम करने की अक्षमता का अनुपात 4:3 है। भाई हमें अच्छी तरह पता है कि अगर जिसकी जो एफिशिएंसी होगी उनका टाइम जो है वो हमेशा अपोजिट होगा। मींस देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड देयर रिलेशनशिप एफिशिएंसी। मतलब दोज पर्सन विच इज मोर एफिशिएंट इट टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू द पर्सन वुज एफिशिएंसी इज लेस। ठीक है, जिसकी काम करने की अक्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, और जिसकी काम करने की अक्षमता होगी वो ज्यादा समय लेगा। तो यहां पर अगर हम इनका टाइम का रेशियो बना लेंगे तो ये आ जाएगा 3:4, जस्ट अपोजिट। अब कह रहा है तो ए की 3 आ गई, बी की 4 आ गई, तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, बी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर देगा। बात अब सी की हो रही है। सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। ए की जितनी एफिशिएंसी है उससे 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का मतलब जो है वो अगर मैं माइनस करता हूं तो एफिशिएंसी 30 में से 6 माइनस कर देता हूं, तो 6 माइनस करेंगे तो इसका मतलब अगर ये 30 दिन ले रहा है तो वो 6 दिन कम लेगा, और 6 दिन कम लेने का मतलब ये इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हम यहां से तीनों का जो है वो टोटल यूनिट या टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबरों से जो है वो डिवाइड होता हो या इन तीनों नंबरों का मल्टीपल हो, उसे आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और आई थिंक इट्स 120। लेट बी द टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स। तो 120 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई 4, और 40 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, और अगर 24 पंजा 120 की बात करूंगा तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारी सी की। इज इट क्लियर? अब बात क्या हो रही है कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, लेकिन पूरा काम नहीं, आधे काम की बात हो रही है। तो 120, 120, 4 और 3 7 और 5 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आ गया 10। यानी कि पूरा काम जो है वो 10 दिनों में होगा, और आधा काम जो है वो हमारा कितने दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो है वो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर? और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव 2 इक्वेशंस। भाई नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उसके अंदर 2 क्वांटिटीज दी गई हैं, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। परिणाम 1 और परिणाम 2 है, या मात्रात्मक पार्ट 1 और 2। यू हैव टू डिटरमाइन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड गिव द आंसर एज जो आगे दिया हुआ है। तो देखेंगे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 किस तरीके से बात कर रहा है। तो पहली क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी 1 के अंदर क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर एंड द ट्रेन क्रॉस स्टैंडिंग मैन इन 27 सेकेंड। और वो रेलगाड़ी जो है वो उस आदमी को 27 सेकंड के अंदर पार कर जाती है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। रिपीट कर रहा हूं, एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 360 मीटर है, और वो बगल में खड़े एक व्यक्ति को जो है वो 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यहां पर लेंथ हमारे सामने दिया हुआ है 360, और स्पीड जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड को एस मान लेते हैं। टाइम जो बताया है वो 27 सेकंड के अंदर ये पार कर जाती है। गुणा में जो है वो हम क्या कर लेंगे भैया, गुणा में हम 5/18 कर देंगे, 5/18। ठीक है ना? तो ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, और ये हो गया 9 पे कैंसिल 3। तो ये हो गया हमारे पास, इधर चला जाएगा 36 दूनी, यहां से कैंसिल कर दीजिएगा, और
12 तिया 36, 120, 120 और 24 पंजा 120 और 24 गुना में 2 48। तो यहां से हमें मिल गया स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। तो पहली के अकॉर्डिंग तो हमें प्राप्त हो गया कि पहली रेलगाड़ी के पहली का जो स्पीड है वो 48 आ गया। क्वांटिटी 2 में क्या कह रहा है जरा उसको भी एक बार जज कर ले। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एट एम। एक रेलगाड़ी जो है वो पॉइंट पी से प्रारंभ हुई, क्यू के लिए रवाना हुई सुबह 8 बजे। एंड ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू एट पॉइंट टू पॉइंट पी एट 8 AM। और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो पॉइंट क्यू से प्रारंभ होती है, पी की तरफ रवाना होती है। क्लियर, सेम टाइम है। जब दोनों का सेम टाइम होता है तो इसका मतलब उनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा, सेम टाइम पर वो मीट करेंगी। बोथ ट्रेन्स मीट एट ईच अदर एट 11 AM। दोनों रेलगाड़ी जो है वो एक दूसरे से जो है वो 11 बजे मिली, यानी कि 8 बजे चली और 11 बजे मिली, यानी कि 3 घंटे के बाद जो है वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिली। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 88 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हमें ज्ञात करनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी टू क्यू इज 450 किलोमीटर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पी से चली, क्यू के लिए रवाना हुई सुबह 8 बजे, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन क्यू से जो है वो पी के लिए रवाना हुई सेम टाइम पर 8 बजे, टाइमिंग सेम है। 3 घंटे के बाद 11 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। पहली रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो गिवन है हमारे पास कि वो है हमारे पास 88 किलोमीटर, जबकि दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। एग्रीगेट अगर मैं बात करूं, दोनों स्टेशन पी से लेकर के क्यू तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, वो 450 किलोमीटर थी, 450 किलोमीटर। और एक रेलगाड़ी जो यहां से चली इसकी स्पीड में मान लेता हूं 88, और एक रेलगाड़ी जो यहां से चली इसकी स्पीड में मान लेता हूं x। क्लियर, तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हमारे सामने ट्रेवल हुआ वो क्या हुआ कि 450 किलोमीटर की दूरी 88 प्लस में x, और ये कितने घंटे में, ये 3 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, तो 28 इसको यहां से जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 150। तो 150 ओब्लिक 88 प्लस में x, यानी कि इक्वेट कर देता हूं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। सो 150 इज इक्वल टू 88 प्लस में x, और x की वैल्यू यहां से ले आएंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगी हमारे पास 62 किलोमीटर पर आवर। 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारे पास आ जाएगी। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 48 किलोमीटर थी, तो दूसरी की आ गई 62। इट मीन्स सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट क्वांटिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए जरा, ये सोल्व करने के लिए स्पेस दे दिया था। तो यहां पर है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए 7 ईयर एगो, मतलब एंड बी 3 ईयर हेंस इज 3:5। क्या कह रहा है कि ए की और बी की आय का जो अनुपात है, ए की आय 7 वर्ष पहले और बी की आयु 3 वर्ष बाद, उनका जो अनुपात है वो 3:5 है। एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी इज 4:5। और बी और सी की जो आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। इफ द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30, अगर उनकी एवरेज प्रेजेंट एज है, आयु है, वो 30 वर्ष है, देन फाइंड द एज ऑफ सी। तो सी की जो एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द एज ऑफ सी, तो सी की एज अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए पहली बात अगर मैं बात करूं, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो एज ऑफ ए 7 ईयर एगो एज ऑफ ए की अगर मैं बात कर लूंगा, तो इसको मैं मान लेता हूं, सपोज करो यहां पर रेशियो था हमारा 3 ईयर्स, ये क्लियर। तो 7 ईयर एगो एज ऑफ ए कितना मान लेते हैं, वो हो गया हमारे पास कितना, 3x मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 ईयर हेंस एज ऑफ बी, 3 साल के बाद जो बी की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं, दैट इज 5x। क्लियर। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 3 साल एज ऑफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 7 ईयर एगो, तो यहां पर क्या होगा, जो पहले वाला प्लस हो जाएगा, तो हम यहां पर कहेंगे 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, और इसके बाद ये हो जाएगा 5x, बाद की बात हो रही है तो माइनस कितना कर देंगे, 3 इज इक्वल टू, और एज का जो है वो कितना है, यहां पर टोटल दिया है 60, तो 30 सॉरी, और 30 का हम डबल कर देंगे तो 30 गुना में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 60। क्लियर। तो ये कितना 3x और ये कितना 5x, दैट इज 8x। 8x और ये कितना आ जाएगा, 7 में से जो है वो
7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। अब यहां पर कितना आ गया है 4, ठीक है, और ये कितने बराबर हो गया 60, 60 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगी। x की वैल्यू जो है वो 7 ईयर आ गई। तो x की वैल्यू अगर 7 ईयर आ गई तो यहां से हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो a की जो एज बन जाएगी तो वो कितनी बन जाएगी, a की एज जो है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी 3x के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस 7, तो 7 या 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो a की एज हो गई 28, और ये हो गया 5x, 5 7 35, 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 32, 32। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ द एवरेज प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज सॉरी देन द फाइंड द एज ऑफ सी, तो हमें सी की बात करनी है। अब यहाँ पर रेशियो भी गिवन था, और रेशियो गिवन था तो हमें क्लियर समझ में ही आ गया कि रेशियो है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का हमने निकाल लिया। अगर हम सी का निकालेंगे तो यहाँ पर जो है वो 4:5 का रेशियो है, और 4:5 का मतलब है कि सी की अगर मैं एज यहाँ से निकाल लेता हूं तो ये हो गया हमारे पास सीधा सीधा 5/4 ऑफ 32, 32 का 5/4 निकालेंगे तो 8 चौका 32, 8 पंजा 40, तो इसका मतलब इसकी एज हो गई सी की 40। क्लियर है, ये बात आ गई। अब क्वांटिटी 2 देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:5। ए और बी का वर्तमान जो है वो आयु का अनुपात है वो 8:5 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर, ठीक है, तो उनकी अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो वो 18 साल है। देन फाइंड द एज ऑफ बी, तो हमें बी की एज ज्ञात करनी है। फाइंड द एज ऑफ बी, तो बी की एज ज्ञात करनी है। तो बी की एज ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा आपको सोचना ही। प्रेजेंट एज कितना है 8 और 5 का रेशियो है, ठीक है। तो 8 और 5 का अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं, 8 और 5 का अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं तो ये कितना आ गया 3 आ गया, और 3 किसके बराबर है 18 के बराबर है। 3 इज 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। तो इसका मतलब इसको अगर 8x मानोगे, इसको जो है वो आप 5x मानोगे, तो 6 8 48 और 5 6 30, ठीक है। तो 6 8 48 और 5 6 30। अब बात हो रही थी ये और ये, ठीक है, तो यहां पर हो गई 48 और यहां पर हो गई 30। बात कंपैरिजन हो रही है। देन फाइंड द एजेस ऑफ बी, बी की एज हमें ज्ञात करनी है। तो बी की एज हमारे पास 30 आ गई है और बी की एज यहां पर हमारे पास 32 आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहां पर 32 है और यहां पर 30 है। सो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी 2 से जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 के बाद 14 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए जरा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर आ गया है। 45% ऑफ 300, 45% ऑफ 300 एक तरफ रखेंगे, 30% ऑफ 150 प्लस में क्या किया जाए कि 16×3=48 यानी कि 480 हो जाए। अब जरा समझिए जरा, परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे और डबल जीरो, तो ये कितना हो गया 45। क्लियर है, ये बराबर है, ये प्लस में यहां पर हमें क्या करना है, ठीक है। अब 45% ऑफ 300, तो परसेंटेज का मतलब डबल जीरो से मैं परसेंटेज को कैंसिल कर देता हूं, और 45 जो है वो 3 जा कितना होता है, आई थिंक इट्स 135 होता है, तो ये हो गया 135। तो भाई 135 प्लस 45 तो कितना हो गया 13 और 4 17 और 1 18, यानी कि 180। तो 480 में से क्या माइनस करूं या 180 में क्या जोड़ दूं कि 480 आ जाए, तो जाहिर सी बात है मुझे 300 ऐड करना पड़ेगा, और 300 ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। 300 जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 5/17 है हमारे पास, इंटू 51/15 इंटू 720 इज इक्वल टू दिस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 529। स्क्वायर ऑफ 29 इज इक्वल टू 529। तो अब मैं क्या करूंगा, 17×3=51 करूंगा, ये कैंसिल कर दूंगा, ठीक है ना। 17×3=51 हो गया, और 5×3=15 हो गया भाई, 5×3=15, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 17×3=51 और 5×3=15, और ये क्या बच गया 720। बस, नहीं समझ में आया, रिपीट कर रहे हैं। 5/17 इंटू 51/15 इंटू 720
तो 17 × 51 और 3 पंजे 15 से 15 कैंसिल, खाली बच गया ये। तो इसमें से क्या करना है, 529 को माइनस कर देना है, और 529 को अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ई खाली आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 530 मान लीजिएगा, ठीक है। और आई थिंक जो है वो, जहां तक मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू जो है वो आनी चाहिए 1 9 और 1, 191। सो 191 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, 3 रेज टू द पावर x माइनस 2, 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 9 रेज टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई है 27 रेज टू द पावर 3 एंड 81। तो जरा कुछ क्या करेंगे, क्या समझेंगे हम इसको, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 3 रेज टू द पावर 4 और 9 रेज टू द पावर 2। क्लियर। तो 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 9 रेज टू द पावर, यानी कि 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर अगेन 2, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 रेज टू द पावर का मतलब 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 3 इंटू, और यहां पर लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4। ये पार्ट बन गया। अगर ये पार्ट बन गया तो सिंपली जो है वो इनको ऐड कर देंगे, और ये हो गया 8 और ये हो गया दोनों का 2 और 2 4। ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन पावर हो जाएगी ऐड, तो 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई हमारे पास रह जाएगा 3 या 9, 3 रेज टू द पावर 9 और इंटू 3 रेज टू द पावर 4, और यहां पर भी पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 4 13, 3 रेज टू द पावर 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो इसका मतलब -5 आ जाएगा। और फाइनली जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, -5। और -5 के बाद जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3, x की वैल्यू आ जाएगी -3। सो दिस इज आवर आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर। 16 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में क्या कहा गया है, 27 का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर सबको पता है 729 होता है, 729 प्लस में 1089 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, वो 33 का होगा, 33 होगा। माइनस में करेंगे 1156 किसका होगा, ये 34 का होगा, ठीक है। इज माइनस वट इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना, 576 होता है। तो स्क्वायर क्यूब जो है वो बराबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहां से जो है वो प्लस और माइनस का खेल देख लीजिएगा, एक माइनस कम है तो 729 माइनस 701 कर देता हूं तो 728, ठीक है। 728 में से क्या माइनस किया जाए कि 576 आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसमें से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और इसका मतलब 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 5 और ये गया 1, तो 152 जो है वो क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 152 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, और 18 आपके सामने आ चुका है। 2/7 ऑफ 84, 2/7 ऑफ 84 माइनस क्या करेंगे 5/9 ऑफ 72 प्लस में 52% ऑफ 52% ऑफ 250। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी भाई, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, 12 से 84, तो ये कितना 12 दूनी 24 माइनस 8 नीम 72, 8 पंजा 40 प्लस में 52%, ये कैंसिल कर दीजिएगा, 25 पे कैंसिल, 5 पे कैंसिल, 5 हो गया और ये हो गया 2 और ये हो गया 26, और 26 पंजा जो है वो कितना 25, 26 पंजा 130 प्लस में 130, क्लियर है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 130 और 24 154, 154 में से 40 अगर माइनस करेंगे, 154 में से 40 माइनस करेंगे तो 154 में से 40 माइनस करेंगे तो भैया 114, 114। तो ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 114, 114 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर। अब अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 19 देखिएगा, सीरीज आ गया है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज निकालना है, तो पहले 4 3 4 9 32 165, ठीक है ना।
तो देखिए कि अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया, माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अगर मैं 3 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 और माइनस 2 करूं तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 9 आ गया। क्लियर। और अगर हम 9 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करें 36, 36 में से 4 माइनस करें तो 32, यहां तक बात सही है। तो अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 32 पंजा 160 और 160 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 155 आना चाहिए। तो बट हमारे पास 165 है, तो 165 इज अ रॉन्ग टर्म, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाई 155। 155 इसके स्थान पर आना चाहिए। इज इट क्लियर ना? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है, 25, 40, 45, 70, 105 और 150 सीरीज जो है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसका मतलब बेस्ड ऑन एडिशन। सीरीज धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। सीरीज एकदम बढ़ रही है तो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। सीरीज एकदम कम हो रही है तो बेस्ड ऑन डिवीजन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 25, आफ्टर दैट 40, 40 के बाद 45, 45 उसके बाद है 70, 70 के बाद 105, 105 के बाद 150। तो 25 यहां पर अगर मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है, तो देखिए जरा क्या आएगा। इनका डिफरेंस हमने देखा लास्ट में तो ये आ गया 45, इनका डिफरेंस हमने देखा तो ये आ गया 35, इनका डिफरेंस अगर हमने देखा तो ये आ गया 25 और इनका डिफरेंस अगर हमने देखा तो ये होना चाहिए कितना, 5, तो गड़बड़ है। और इनका डिफरेंस देखा तो हमने ये हो गया 15। यहां से मैं अगर इस डिफरेंस की बात करूं तो ये कितना आ गया, 10। कांस्टेंट डिफरेंस आ गया, ये हो गया 10 और ये भी 10 होना चाहिए, ठीक है, और ये भी 10 होना चाहिए। अगर ये 10 होना चाहिए और ये भी 10 होना चाहिए तो इसका मतलब गड़बड़ है यहां पर। अब 15 और 10 25 होना चाहिए, 15 और ये 15 है, ठीक है, तो ये कम होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, या तो ये 45, 35, 25, तो ये 15 होना चाहिए और ये होना चाहिए 05, तब बनेगा। तो 25 में अगर 5 ऐड करेंगे तो देन इट इज 30। सो 40 इज अ रॉन्ग टर्म, 40 जो है वो गलत है, इसके स्थान पर 30 आना चाहिए। 40 जो है वो क्या है, गलत है, इसके स्थान पर 30 जो है वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए इन्वेस्ट एक्स रुपीज इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 15% पर एनम। भाई ए ने जो है वो x रुपए की एक धनराशि है वो 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो है वो इन्वेस्ट किया, एंड इन्वेस्ट द सेम सम इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 20% पर एनम। और उतना ही धनराशि जो है वो 3 वर्षों के लिए 20% साधारण ब्याज की दर के ऊपर निवेश किया, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 3600। भाई दोनों से जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ उनका जो अंतर आया वो 3600 आया, राइट। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ए इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर इन्वेस्टिंग रुपीज एक्स प्लस 2000, यानी कि पहले जितना लगाया था उससे 2000 रुपए एक्स्ट्रा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले जो है वो 2 साल के लिए पैसा लगाता है, कितने, 15%। पहली जो धनराशि है पार्ट 1 अगर मैं मान लेता हूं तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15 दूनी 30% आ गया पूरे साल का, ठीक है ना। और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो 20 तिया 60 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा नजर आ रहा है, 30% आ गया। और 30% मेरे भाई किसके बराबर है, 3600 रुपए के बराबर है, राइट। और 3600 रुपए के बराबर है तो ये कितना हो गया, 1% की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, 3600 रुपए के बराबर है तो 12 तिया 36, 120। लेकिन परसेंटेज की बात हो रही है तो 1 की वैल्यू जो इक्वेट कर देंगे वो डबल जीरो लगा दूंगा, 12,000 आ जाएगी। यानी कि उसने पैसा लगाया 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए में 2,000 जोड़ रहा है तो इसका मतलब 14,000 रुपए लगाएगा। अब 14,000 रुपए लगाएगा और वो लगाएगा किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। और 10% का मतलब हमें पता है कि 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/10। 10 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है यानी कि 11/10,
10, और 11/10 का मतलब जो है वो कह रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। इसी में से बाद में मैं 14,000 रुपए माइनस कर दूंगा प्रिंसिपल जो है, और ये आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 का स्क्वायर 14,000 इंटू 121/100, ये कैंसिल कर दो और ये कैंसिल हो गया। 121 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, 121 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 के बजाय 120, यानी कि 12-14 जो है वो कितना हो गया, 12-14 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1694, 1694, और लास्ट में एक जीरो लगा देते हैं, यानी कि 16,940 में से 14,000 माइनस कर देता हूं और मेरी वैल्यू आ गई 2,940 रुपए। 2,940 रुपए, तो देखिए जरा 2,940 रुपए कहाँ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये सब चीजें क्वांट के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो आप इनको बना सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट की बात करेंगे 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 22। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ करंट। एक बोट की जो स्पीड है, गति है, वो करंट से यानी कि धारा से जो है वो 4 गुना अधिक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 360 किलोमीटर इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर। और दोनों को 360 किलोमीटर की दूरी आने और जाने में जो उसको समय लग रहा है वो 8 घंटे का समय लग रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट के द्वारा कुल कितना समय लगेगा टू कवर 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 560 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई 580 किलोमीटर जो है, 540 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को आने में और जाने में जो समय लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी एक बात अगर हमको समझ में आ रही है, वो क्या आ रही है कि इसकी स्पीड जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक है ना। अब अगर हम जाएंगे, द स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट इज 360 किलोमीटर इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर्स। तो यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के विरुद्ध, और डाउनस्ट्रीम धारा के साथ, यानी कि धारा प्रवाह और धारा के विपरीत। तो 360 किलोमीटर की दूरी है मेरे भाई, ठीक है। और अगर वो करेगा अपस्ट्रीम तो 4x माइनस एक्स मान लेता हूं, मतलब 4 में 1 में कम कर दूंगा, x मान लेता हूं। बोट की स्पीड x मान लेते हैं, बोट करंट की स्पीड जो है वो x मान लेते हैं और बोट की स्पीड y मान लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं कि 360 किलोमीटर अब जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो इसको मैं क्या कर, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 4x प्लस में x, 4x प्लस में x, और इस ओवरऑल में 8 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ठीक है ना। 360/3 का मतलब 12×3=36, 120, ठीक है ना। और ये कितना हो गया भाई, ये सीधा सीधा हो गया 72, 72, ठीक है ना। और 120 में से 72 निकालूंगा, इसकी वैल्यू मैं अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, बाद में इक्वेट कर देंगे, एक ही बात है, सब पूरा करेंगे। 120 में से 72 माइनस करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 48, और 48 को जो है वो क्या करेंगे, वो अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब 6 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 6 आ गई और स्पीड ऑफ द करंट जो है वो आ गया 6। अब स्पीड ऑफ द बोट कितनी हो जाएगी भाई, 6 चौका 24 हो गया है। अब ये पूछ रहा है टाइम टेकन, कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा, एक तो 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर, तो 180 24 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 30, 24 और 6 30, अपस्ट्रीम के अंदर प्लस कर देंगे, 24 और 6 30। और उसके बाद जो है वो फिर दूसरा है वो 540 किलोमीटर है, और 540 में डिफरेंस ले आएंगे, 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 6 18। क्लियर? तो यहां से कैंसिल हो गया 6, और ये कितना हो गया, 18×3 = 54, 30 और 6 कितना, 36 आवर, ठीक है ना। 36 घंटे का समय जो है वो कुल लगेगा, ठीक है। आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शनल वैल्यूज की अगर वैल्यूज की आपको पता है तो आपको ये सब इक्वेट विकेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सब करना है, और ये करोगे तो उस समय में, निर्धारित समय में हम प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है, एन एलॉय कंटेन्स गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो 8:7।
एंड द सेम एलॉय कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो 7:5। भाई एक एलॉय है, एक मिश्रण है जिसके अंदर गोल्ड सोने का और चांदी का जो अनुपात है वो 8:7 है। एंड द सेम एलॉय, उसी के अंदर सिल्वर और कॉपर का जो अनुपात है वो 7:5 है। 40 मिलीग्राम्स ऑफ मिक्सचर इज, उसमें से 40 मिलीग्राम रिमूव कर दिया गया, मतलब निकाल लिया गया। एंड 10 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर इज एडेड, और 10 ग्राम सिल्वर उसके अंदर ऐड कर दिया गया टू द मिक्सचर। एंड द रेशियो ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर बिकम्स 12:5। तो सिल्वर और कॉपर का जो रेशियो हो गया बढ़ करके वो कितना हो गया, 5 हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, तीनों का हमें फाइंड आउट करना है। तो तीनों का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर की अगर हम बात करें, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, तो ये क्या है, ये है हमारे पास 8, 7 और 5। ये है 8, 7, 7, 5, तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे आगे, तो 8 और 7 15 और 5 20, सम ऑफ द रेशियो आ गया 20, 20 आ गया है। सबसे पहले करेंगे रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर आ गया। उसके बाद फाइनल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो निकाल लीजिएगा। गोल्ड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है 8x, ये है वैल्यू, तो 8x x मान लेता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद 40 क्या कर दिया, सम ऑफ द, यहां पर क्या था, हाँ 10 मिलीग्राम्स ऑफ सिल्वर इज एडेड, ठीक है, तो ये ऐड कर दिया गया। तो 8 और 7 15 और 5 20, एक एक पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 8 पंजा 40 हो गया है टोटल, ठीक है। तो माइनस जो है वो क्या कर देंगे 40, -40 ऑब्लिक सॉरी इंटू 8 करेंगे, और पहला जो पार्ट है वो कितना है, ये बन रहा है हमारे पास 20, सम ऑफ द रेशियो 20 बन रहा है, तो ये कर दिया मैंने 20, ठीक है ना। तो ये पार्ट आ जाएगा। अब ये क्या है 8x, तो ये क्या है 2, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, 8x माइनस जो है वो हमारे पास आ गया 16, 8x माइनस 16, ये गोल्ड आ गया। सिमिलरली गोल्ड के बाद जो है वो हम सिल्वर की अगर हम बात करें, तो सिल्वर जो है वो कितना आ जाएगा 7x है भाई, 7x माइनस सेम 40 इंटू कितना आ जाएगा 7/20, सेम पार्ट है 7/20, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 14, 7x माइनस 14, 7x माइनस 20 था, और प्लस में 10 भी हुआ है भाई, यह भी ध्यान रखना, 10 ग्राम ऐड कर दिया गया है, 10 ग्राम, तो फाइनली आ जाएगा 7x माइनस 4, ठीक है ना। सिल्वर के बाद आ जाएंगे कॉपर के ऊपर। कॉपर की मात्रा अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों कॉपर की मात्रा जो है वो क्या आ जाएगी, ये 5 है, तो ये हो गया 5x माइनस सेम 40 इंटू 5/20, 5/20, ठीक है। और ये हो गया 2, और ये हो गया 10, और ये हो गया 5x माइनस 5 10, क्लियर है। अब दोनों को इक्वेट करना, लास्ट में क्या कह रहा है, द एंड द रेशियो ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर बिकम्स 12:5, सिल्वर एंड कॉपर इसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, ये हो गया 7x माइनस 4 ओब्लिक कितना, कॉपर आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 12:5, 12:5 भाई, 5 7 35, हल कर लेता हूं, बनाएंगे इसको, 35x और -20 इज इक्वल टू, ठीक है, 12 पंजे 60, 60x और माइनस 120, ठीक है। फाइनल ये वैल्यू आ गई, और इसके मतलब दोनों का अंतर ले आएंगे, तो ये आ गया 25x, और ये कितना आ गया, दोनों का अंतर ले आएंगे 100, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहां से निकाल लो, गोल्ड 4 8 32, 7 चौक 28, और उसके बाद 4 पंजा 20, ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो जोड़ दो 28 और 32, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8, 80 मिलीग्राम्स, 80 मिलीग्राम्स जो है वो क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 80 मिलीग्राम्स जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया भाई, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो बताइए एक बार, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 मीटर, एंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड the length of the rectangle is 4:7।
and the breadth of the rectangle is 5 meter less than the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. Find the area of the rectangle. तो हमें रेक्टेंगल का जो है वो एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए जरा, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी क्या है, 4 है, ठीक है, क्लियर। और उसकी कितनी है, 7 है। रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो 7 है। तो स्क्वायर की साइड अगर मैं लेता हूं तो मान लेता हूं ये 4x है। रेक्टेंगल की साइड अगर मैं मान लेता हूं तो देन इट इज 7x मान लेते हैं, राइट। अब ब्रेड्थ बता रहा है कि वो 5 मीटर लेस है, ठीक है। तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मैं मान लेता हूं 7x माइनस 5, 5 मीटर कम है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि सम ऑफ द लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल कर देंगे, ट्वाइस। तो हम यहां पर यूज करेंगे ट्वाइस ऑफ 7x, रेक्टेंगल की बात करेंगे, 7x प्लस में ये तो लेंथ हो गया है और ब्रेड्थ जो है वो कम है, ठीक है। तो वो हो गया 7x माइनस 5, क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा, ये 4 होता है साइड, अब साइड क्या होगा, 4x है इसका, तो भाई तो इसको सीधा 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बता रहा है ये कितना है, ये 50 था, कहां था, 50 मीटर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। देखिए जरा, 7 टू जा 14x प्लस में 14x माइनस 10 माइनस कितना हो गया, 4 चौके 16, 16x इज इक्वल टू 50, 14 दूनी 28, 28x माइनस 10 माइनस 16x इज इक्वल टू 50, क्लियर ना। इसी को हल करना है, ठीक है। और इसी को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 12x और ये इधर हो गया प्लस 10 प्लस 50 60 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो ये हो गया 5 चौका 20 और ये हो गया 5 सत्ता 35 और ये 35 में से 5 माइनस कर लेंगे 30। ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये जो है वो साइड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया 35 को, एरिया को क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो भैया 35 इंटू 30, तो 35 दिया 105, 105 पीछे जीरो लगा दीजिएगा, तो ये हो गया 1050 मीटर स्क्वायर, 1050 मीटर स्क्वायर। हाँ, उम्मीद ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, P एंड Q एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। भाई P और Q जो है वो एक व्यापार के अंदर प्रवेश करते हैं या एक व्यापार प्रारंभ करते हैं विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज x एंड x प्लस 2000। मतलब एक आदमी सर्टेन अमाउंट लगाता है, x रुपए लगाता है, पता नहीं कितना लगा रहा है, और दूसरा उससे 2000 रुपए ज्यादा लगा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, इफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यदि 2 वर्ष के पश्चात में द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय P इज रुपीज 1800, इसको 1800 मिल रहा है, एंड टोटल प्रॉफिट 4050, यानी कि 4050 रुपए में से यदि P को जो है वो 1800 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो देन फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाई P एंड Q टुगेदर। तो P और Q के द्वारा कुल जो धनराशि थी लगाई गई थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। पहले तो एक चीज समझनी है, वो ये समझनी है कि दोनों ने जो पैसा लगाया वो कितना लगाया, और दोनों ने पैसा लगाया, एक ने x लगाया और एक ने x प्लस 2000 लगाया, क्लिक। एक ने x लगाया और एक ने x प्लस में 2000 जो है वो पैसा व्यापार के अंदर लगाया। एक को 1800 रुपए लाभ हुआ, ये मान लेता हूं P और ये मान लेता हूं Q। इज इट क्लियर? इसको 1800 रुपए का लाभ हुआ। अगर इसको 1800 रुपए का लाभ हुआ तो दूसरे को कितना हुआ, 4050 में से तो बच गया कितना, 2250। तो ये मैं इसके बराबर रख देता हूं, इक्वेट हो गया, रेशियो ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है ना। और इसका मतलब एग्रीगेट अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 4/5, बिकॉज 180 और 1800 में 450 ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा 2250, ठीक है। तो मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइम इसका भी 2 साल था और टाइम इसका भी 2 साल था, तो मुझे कुछ नहीं करना, 2 से 2 कैंसिल कर देना है। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू रही x ओब्लिक x प्लस में 2000 इज इक्वल टू 4/5। तो ये क्या हुआ, इट इज 5x, और ये क्या हुआ, इट इज 4x, और प्लस में कितना, 4 दूनी 8000।
दोनों का अंतर कितना, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 8000, यानी कि एक ने यानी कि P ने लगाया 8000, ठीक है, और Q ने लगाया 2000 एक्स्ट्रा 10000, क्लियर। तो दोनों ने कितना लगाया 18000, दैट इज आवर आंसर। सो 18000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18000 जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 26, डेटा इंटरप्रिटेशंस की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, ठीक है। सो क्या है, द गिवन बार ग्राफ shows the total number of flats and number of unoccupied flats in 5 different buildings। 5 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये आपके सामने है, डायग्राम्स दिख रहा है, ठीक है। ये जो है वो नंबर ऑफ टोटल फ्लैट्स अनऑक्युपाइड, और ये है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स। मतलब जो ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू कलर के अंदर जो है वो टोटल फ्लैट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जो अनऑक्युपाइड है वो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर ना, ये संख्या आपके सामने है, क्लियर है। तो इसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ में मुझे डायग्राम भी चाहिएगा, ठीक है, और डायग्राम्स चाहिएगा तो देखते हैं जरा। अब पहले जरा हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ पर्सन इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड बी, बिल्डिंग ए और बी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, इज 3 and 2 respectively, right? Then find the total number of person in the building A and B। तो A और B के अंदर, जो बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्या है, ये 3 और 2 याद रखना है A और B के अंदर। तो देखिए जरा डायग्राम पर हम आ जाते हैं, डायग्राम्स क्या है, ठीक है। A और B, A के अंदर जो 3 है तो वो कितना है, टोटल 1000 है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मार्कर को ब्लैक ले लेता हूँ, कलर को। तो ये आपको नजर आ रहा है 1000, और ये कितना नजर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 800। तो 1000 में से 800 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 200, क्लियर। और 200 का क्या रेशियो था, यहाँ पर 3 था, तो मल्टीप्लाई बाई मैं कर देता हूँ 3, क्लियर। उसके बाद है दूसरी, 200 दिया कितना हो गया 600, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, बी की बात कर रहा है, तो बी में आपको नजर आ रहा है 1200, और ये नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये है 1000। 1000 में से कितना माइनस कर दूं, 40 माइनस कर दूं, तो 20-20 के पार्ट पर चल रहा है, तो ये 960 हो गया। तो 1200 में से 960 का अगर मैं मतलब देखूं, 40 और 240, 240 का डबल करूंगा तो 240 प्लस 40 का मतलब 240 का डबल करेंगे तो 480 हो जाएगा, और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो 1080 आनी चाहिए, 1080। तो ढूंढ लीजिएगा 1080 कहां पर है भाई, 1080, और 1080 जो है वो देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1080। इज इट क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेम है, ठीक है, लेकिन डायग्राम यहाँ पर एक ही है, तो बार बार हमको पीछे ही चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी एंड डी, बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन बिल्डिंग बी। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग बी की बात कर रहा है, और ऑक्युपाइड जो है वो सी और डी की बात कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि कितना है, जो टोटल फ्लैट ऑक्युपाइड हुए हैं बिल्डिंग सी के अंदर और डी के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन द बिल्डिंग बी के अंदर जो टोटल फ्लैट है उनका जो है वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो है वो हम डायग्राम्स की तरफ एक बार फिर देखेंगे, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ताकि अब हमको यहाँ पर टाइम जो है वो ना लगे। चलिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या हो रही थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो कह रहा था, वो कह रहा था क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट्स, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी एंड डी, बिल्डिंग सी एंड डी के अंदर। तो पहले देखिए बिल्डिंग सी और डी के अंदर ऑक्युपाइड, तो ये तो टोटल फ्लैट है कितने 1400, और ये जो है वो क्या है, ये अनऑक्युपाइड है, तो बच गए ये ऑक्युपाइड बच गए। तो 1400 में से ये हो गया 1200, और ये हो गया 20 माइनस करूंगा तो 1180, और ये हो गया 1160। कितनी लाइन है, 1 1 2 3 4 5, 20 नहीं 200, तो इसका मतलब ये 1120 हो गया, 1120 हो गया, ठीक है ना, 1120। तो 1400 में से 1120 माइनस करेंगे, 1400 माइनस 1120, ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 300 में से 20 माइनस करेंगे तो 280, 280। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास
280। अब सी के बाद डी की बात कर लेते हैं, तो ये है टोटल 1600 और ये है जो है कितना 1200। 1600 1200 का अंतर जो है वो सीधा सीधा आ गया 400, तो 400 हो गया ये, तो टोटल हो गया हमारे पास 680, राइट 680। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बात हो रही थी बिल्डिंग बी की, और बिल्डिंग बी के अंदर कितना है टोटल, ये टोटल है 1200। अब 1200 में से 680 आपको माइनस करना है, 680 आपको माइनस करना है, तो 6 और 5 11 और एक 12, आई थिंक 520, 520। सो 520 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, 520 करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिएगा एक बार, 520 करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है, वापसी डायग्राम पर एक बार फिर आना पड़ेगा भाई। चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी इरेज कर देते हैं, इरेज कर दीजिएगा इसको भी। चलिए वापसी जो है वो पेन को सेलेक्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जरा उसको पढ़ना होगा। अब जरा पढ़ना होगा, मैंने तो सामने कर रखा हुआ है, लेकिन इसीलिए तो डायग्राम्स नहीं लगा था, कल वाली प्रॉब्लम्स देख रहे नहीं देखेंगे। ये हो गया 520 हो गया है, ठीक है। चलिए, what is the ratio of the number of unoccupied flat in building A to the total number of occupied flat in building B and E together, B and E together, ठीक है ना। अब डायग्राम से ही पता चलेगा। अब जाइए जरा डायग्राम पर एक बार फिर, गड़बड़ हो गई, स्लाइड बनाने वाले ने जो है वो डायग्राम्स तो हर जगह लगाना चाहिए था। तो ई के अंदर देख रहे हैं हम, ई के अंदर टोटल कितना है, ई के अंदर टोटल कितना है, यहाँ पर ये है 800, ठीक है ना। और ये कितना नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 620 40, तो 560। तो 800 माइनस 560, 800 माइनस 560, ठीक है ना। रेशियो जो बनेगा 800 का हो जाएगा, और 800 माइनस 560 एक पहला पार्ट। दूसरा जो है वो किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही थी हमारी ई की, ई की तो हो गई है, बी की बात हो रही थी। बी कहाँ है, देखिए जरा, बी 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 बी, तो बी में टोटल कितना है 1200, और ये कितना है 1000 माइनस 20 940, सॉरी, तो ये हो गया सीधा सीधा 960, तो 960, ठीक है। और 960 इसमें से था 800 माइनस 560 और 1200 माइनस 960, ठीक है ना। तो ये हो गया 400, सॉरी 240, 9 12 240, 240 ऐड कर देंगे 480, 800 और 480, ठीक है ना। 0 80 40 48 का मतलब 24 20 12, ठीक है ना। 500 का 20 5 3 12, 5:3, ठीक है ना, 5:3। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास 5:3, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आ गए हम 31 से लेकर 35, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो हमारा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि टाइम टेकिंग ये पार्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। there are 3 classes A, B and C, and each classes has a 3 different section X, Y and Z. क्लास ए की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 360 and the number of student in the section X is 1/3 of the total number of student, and the ratio of the number of student in Y and Z is 2:1. क्लियर। अब 2:1 की बात हो रही है, तो जरा समझिएगा इस बात को। 2:1 की बात अगर हो रही है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा 360, तो यहां पर मेरे पास अगले क्वेश्चंस में स्पेस है कि नहीं है, यहां आ जाते हैं हम, ठीक है ना। यहां एक बार मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा समझा देता हूं। एबीसी 3 क्लास हैं और उनके अंदर 3 सेक्शन है, एक्स वाई जेड। और क्लास ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 360 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन x is 1/3 of the total number of student. x के अंदर 1/3 है। the ratio of the y and z is 2:1. x के अंदर 1/3, बाकी 2:1। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना। कितना है 360, क्लियर। 360 है तो x सेक्शन के अंदर आ गया 1/3, तो 1/3 कितना हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, तो 12 3 36,
120 आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई जो है वो सॉरी वाई एंड जेड की बात कर लेता हूं, बच गया जो वाई एंड जेड के अंदर कितना बच गया, 120 में से माइनस करेंगे तो 240 बच गया, ये दोनों में है। और 240 जो है वो 2:1 में है, तो 2 और 1 3, 3 रेशियो की वैल्यू 240 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया 8, तो ये हो गया 80। 8 दिया 24, ये हो गया 80, और ये हो गया हमारे पास 8 दूनी 16 160, ये तो आ गया। ये यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब क्लास बी की बात कर लेते हैं। क्लास बी, तो आ जाइए क्लास बी। तो क्लास बी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई इज 8:5 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इन जेड 50%। ठीक है, 8:5 है, किसका है, एक्स और वाई का, और जेड में 50% है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई, राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 390 है, जरा इसका भी ग्राफ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना 390, ये क्लास ए था, ये क्लास बी हो गया, टोटल 390। ठीक है, 390 का क्या कह रहा है कि 1/3 अगर हमको 50% जेड में है, 50% जो है वो जेड में है, तो 50% जेड में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 50% का मतलब 1/2, 1/2 ऑफ रेशियो था 8:5, तो इसको मैं मान लेता हूं 8x माइनस 5x, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देन इट इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब हो गया सीधा सीधा 8 और 5 13 और 6, 13 और 6 19.5, 19.5 और 39, 390 का हाफ करेंगे तो 19.5 ही होता है, और जस्ट हो गया 80, और 8 दूनी 16, तो ये हो गया 160। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 5/8 ऑफ 160, 5/8, यहां से 5/8 ऑफ 160, 8 दूनी 16, 20 पंजा 100, तो इसकी वैल्यू 100 आ गई। इसी तरीके से z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो z की वैल्यू क्या करेंगे, 6.5, 160 का 6.5 ऑफ 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 20 आ गया, और 6 दूनी 12, 50 30, 130 आ गया, तो ये आ गई वैल्यू क्लास बी की। क्लास सी की वैल्यू भी निकाल लो भाई। ठीक है, एक ही बार निकाल लो, उसके बाद सब क्वेश्चंस का जवाब। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी सी इज 3:2 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी इज 20% मोर देन number of student in y and b. Total number of student is x in x section is 30% of the total number of student in c. चलो इसको भी बना लेते हैं, तो इसको यहां ले लेते हैं, तो यहां पर क्लास सी का डेटा आ जाएगा, तो 2/3 ऑफ 390, 13 3 39, 13 दूनी 26, तो कितना हो गया 260, ये आ गया। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद है x की वैल्यू यहां से इक्वेट कर सकते हो, तो 260 का 30%, 260 का 30%, 3/10, 0 से 0 कैंसिल, और 26 कितना हो गया 78 हो गया, डायरेक्ट निकाल लेता हूं। ठीक है, x की आ गई वैल्यू, y की निकाल लो भाई। y के अंदर 20% ज्यादा था, तो 6/5, 100 का 6/5, तो 20 ज्यादा है, तो सीधा सीधा लिख दो ना 120 ज्यादा है, 100 पे 20 ज्यादा है। और z की वैल्यू अगर निकालूंगा, तो z की वैल्यू निकालूंगा तो 260 में से 78 अगर आप माइनस कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा 62। ठीक है ना, ये सबकी वैल्यू हमारे सामने आ गई है। ठीक है ना, एक बार आपको हल करना पड़ेगा, फिर अगले 5 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। डेटा आपको दिमाग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन एक्स इन बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी, ठीक है ना, बी टू सी सेक्शन एक्स, तो ये है कितना 160। ठीक है, हाँ, और दूसरा कितना है, सी का कितना है 78, 160 78। अब देख लीजिएगा 160 78। हम्म 160 78, ओके, 160 78 है, तो यहां पर वैल्यू हाफ दिया हुआ है, ये आ जाएगा 80:39।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई ऑल द क्लासेस टुगेदर। तो वाई की वैल्यू देख लो भाई, फटाफट चेक कर लो। वाई यहाँ कितना है, वाई देखिए जरा, एक्स वाई यहाँ 240, क्लियर है। वाई 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 वाई, ये तो दोनों का था, वाई एक्स वाई जेड 160, और यहाँ पर वाई कितना 100 260, और यहाँ पर कितना 120, 260 और 120 380, 380 32 नंबर, ऑप्शन नंबर दिस। इज इट क्लियर ना? क्लियर है। 33वें नंबर की बात कर लीजिए भैया, 33 और 34 जो है वो पार्ट आ गया है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन जेड इन ए एंड सी, सेक्शन जेड ए एंड सी, तो ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, सेक्शन जेड ए एंड सी, जेड एक्स वाई जेड जेड 80 और प्लस में 62, 80 और 62 एवरेज निकालना था। 80 और 62 कितना हो गया, 8 से 14 142 का हाफ करेंगे तो 71 आएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है 71, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, तो ये आ गया हमारे पास 71। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन वाई इन बी एंड सी टुगेदर, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, वाई इन बी एंड सी, बी और सी के अंदर, वाई सेक्शन के अंदर, एंड टोटल नंबर ऑफ ए, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ए। तो देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ ए, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी वाई के अंदर, बी एंड सी वाई के अंदर, तो ये है वाई 100 और ये है 120, तो कितना हो गया 220, और ए एग्रीगेट 360, 360 में से 220 माइनस कर देंगे 140 बच गया, ठीक है ना, 140, ठीक है ना, 140 140 140 हमारे सामने देख लीजिएगा 140, ये डेटा की प्रॉब्लम रहती है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन जेड इन बी, सेक्शन जेड इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इन सी, टोटल नंबर ऑफ इन सी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इन सी। ठीक, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अरे लाडेटा आ गया, ठीक है ना। सो 130 है यहाँ पर हमारे पास जेड, और ये है टोटल 260, तो कितना बन गया भैया, निकालिए जरा, ये रहा, तो 130 सीधा आ रहा है, 130 बटे 260, 50% आ गया, बस बात खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा ये 50%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वेट करने वाले एसबीआई क्लर्क का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। और डेली हम जो है वो इसी तरीके का मैथ्स के सेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अभी 2-3 दिन जो है वो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, उसके बाद जो है वो रूटीन में जो है वो सुबह सुबह जो है वो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। इवनिंग में रीजनिंग जो है वो हमारी लाइव चल रही है रात को 8 बजे, ठीक है। तो रात को 8 से लेकर के 9, 9:15 या 9:30 तक जो है वो देखते रहिएगा, राइट। तो वैकेंसी जल्द आने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार इसको लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। कंटेंट केवल इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये डेटा अच्छा लगा है। प्रयास करेंगे आगे और बेहतर से बेहतर जो है वो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करते रहे, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं 21, 20 और 19 एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, रेस्ट ऑफ आरआरबी जितना भी आ रहा है, ठीक है। शाम को 8 बजे मिलेंगे रीजनिंग के सेशन के अंदर, ठीक है। और 2019 का जो पेपर है रीजनिंग का वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।